गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है जनरल रिफॉर्म्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। लास्ट वीडियो में बेटा हमने लैंड रिफॉर्म्स डिस्कस किए थे और उससे पहले बेटा हमने प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर की डिस्कस की थी, जैसे कि लो प्रोडक्टिविटी, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, ठीक है बेटा, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अब गवर्नमेंट ने बेटा जी कौन कौन सी पॉलिसीज अपनाई। फर्स्ट पॉलिसी क्या थी? लैंड रिफॉर्म, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। सेकंड पॉलिसी बेटा जी क्या है? जर्नल रिफॉर्म्स। और जर्नल रिफॉर्म्स में बेटा जी फर्स्ट पॉइंट क्या है? एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। In order to increase the productivity of agriculture, the government of India specially focused on providing proper and permanent irrigation facility. अब गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा जी, हमारी लैंड की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमें परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन प्रोवाइड किए, परमानेंट सोर्सेज प्रोवाइड कर दिए। गवर्नमेंट ने बेटा जी जगह जगह ट्यूबवेल लगवा दिए, जिससे हमारी जमीन की इरिगेशन, हमें इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड हो। ठीक है बेटा। और देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू द in 1951 approximate 17% of land was under permanent means of irrigated। देखो बेटा, 1951 में हमें हम सिर्फ 17% लैंड पर ही इरिगेशन कर पाते थे। 17% ही जो लैंड थी वो कवर्ड थी इरिगेशन से। सिर्फ 17% लैंड पर ही इरिगेशन की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड हुई थी। पर देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक अबाउट 35% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इन इंडिया लाइवली इरिगेशन इन 2010। अब बेटा जो वर्ल्ड बैंक का, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक का जो डाटा है 2010 के अकॉर्डिंग, 2010 में अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक बेटा अब हमें 35% लैंड पर इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड हो चुकी हैं। हमारी 35% लैंड इरिगेशन से कवर्ड हो चुकी हैं अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ 2010। पर बेटा जो करंटली डाटा है उसके अकॉर्डिंग 45% हमारी जो लैंड है वो इरिगेशन से कवर्ड हो चुकी है। 45% लैंड पे हमें परमानेंट इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, जबकि 1951 में सिर्फ कितनी परसेंट लैंड इरिगेशन से कवर्ड थी? सिर्फ 17%। और 2010 में 35%। पर करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारी जो लैंड है 45% वो कवर्ड हो चुकी है। ठीक है बेटा, 45% लैंड करंटली, 45% हमारी जो लैंड है वो इरिगेशन से कवर्ड हो चुकी है। 45% अब हमारी लैंड ऐसी है जिस पे इरिगेशन की फैसिलिटी परमानेंटली प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये भी बेटा एक हमारी काफी बड़ी अचीवमेंट थी। सेकंड देखो बेटा, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। Regional rural banks have been set up by the government of India to fulfill the requirement of agriculture credit। पहले बेटा फार्मर्स को एग्रीकल्चर लोन लेने के लिए अपने क्लोज फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स या जो अपने गांव के रिच पर्सन्स होते थे, महाजन, शाहूकार, उन पे डिपेंड रहना पड़ता था। और वो महाजन या वो आउटसाइडर्स हमसे पर मंथ 3%, 4% इंटरेस्ट चार्ज करते थे। मंथली चार्ज करते थे 4%, 5%। सोचो बेटा, अगर 4% पर मंथ वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं आपको लोन देने के लिए, तो साल का कितना हो गया? 48%। 2 साल का कितना हो गया? 96%, अप्रोक्सीमेट 100%। अगर आप 2 साल इंटरेस्ट नहीं दे पाए, नहीं वो फार्मर नहीं दे पाते थे, तो उसको जितना उन्होंने लोन लिया था उसका डबल पे करना पड़ता था। जबकि बैंक का रेट बेटा एनुअली 7-8% है, वो 48-8% चार्ज करते थे जो रिच पर्सन थे उस गांव के, शाहूकार, महाजन या कोई आउटसाइडर्स। जबकि बैंक का रेट बेटा 7-8% पर एनम है। अब देखो बेटा, रीजनल रूरल बैंक हैव बीन सेटअप बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या किया? रीजनल रूरल बैंक सेटअप किए, जिन फार्मर्स को अपनी
एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए कोई भी उधार चाहिए, क्रेडिट चाहिए, लोन चाहिए, तो उसके लिए गांव गांव में गवर्नमेंट ने बेटा रीजनल रूरल बैंक सेटअप कर दिए थे। क्यों? क्योंकि अब हम आज़ाद हो चुके थे हमें, ठीक है। गवर्नमेंट ने रीजनल रूरल बैंक सेटअप कर दिए थे, और जितने भी रीजनल रूरल बैंक आज भी बेटा विलेजेस में हैं, गांव में हैं, वो सब किसके अंडर है? गवर्नमेंट के अंडर है। वो स्मॉल फार्मर्स की छोटी छोटी जितनी भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एक्टिविटी से रिलेटेड लोन है, उसको लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, बहुत कम रेट पे उनको उस लोन पे सब्सिडी दी जाती है। देखो बेटा आगे, a National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD, has been set up as the apex institution in the field of rural credit in 1982. इन सभी रीजनल रूरल बैंक का जो हेड है वो कौन है? नबार्ड। और नबार्ड कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1982 में। और नबार्ड की बेटा जी फुल फॉर्म क्या है? देखो बेटा, एनए की फुल फॉर्म नेशनल बैंक, ठीक है बेटा। एनए का मतलब नेशनल, बी का मतलब बैंक, ए का मतलब बेटा एग्रीकल्चर, आर का मतलब रूरल एंड डेवलपमेंट। आर का मतलब रूरल, डी का मतलब डेवलपमेंट। नबार्ड, NABARD, नबार्ड कौन है बेटा? जितने भी रूरल बैंक हैं जो गांव में खोले गवर्नमेंट ने, उन सब का हेड, HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उन सब की सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? नबार्ड। नबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? NA का मतलब नेशनल, B का मतलब बैंक, A का मतलब एग्रीकल्चर, ठीक है मतलब बेटा। R का मतलब रूरल, D का मतलब डेवलपमेंट। तो नबार्ड की फुल फॉर्म क्या हुई? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये कौन है? जितने भी विलेजेस में, गांव में रूरल बैंक गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किए हैं, उन सब का अपेक्स बैंक है। अपेक्स का मतलब सुप्रीम अथॉरिटी, HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। जैसे बेटा हमारे जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनका HOD कौन है? रिजर्व बैंक। ऐसे जितने गांव में रीजनल रूरल बैंक है तो उनका HOD कौन है? नबार्ड। नबार्ड की फुल फॉर्म बोलो। नेशनल, NA का मतलब नेशनल, B का मतलब बैंक, A का मतलब एग्रीकल्चर, R का मतलब रूरल, D का मतलब डेवलपमेंट। और नबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1982 में। ये जितने भी रूरल बैंक्स हैं उनका HOD है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। और इसी बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किन किन रीजनल रूरल बैंक्स को कितने कितने फंड्स प्रोवाइड करने हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द फार्मर। तो इसी की बेटा ये ड्यूटी है, ये HOD है सभी रीजनल रूरल बैंकों का। जैसे हमारे कमर्शियल बैंकों का HOD कौन है? RBI, ठीक है बेटा। तो ये भी हमारी बड़ी अचीवमेंट थी। जो लोन फार्मर्स को बेटा साल में जिस लोन के अगेंस्ट उन्हें 48% इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, वही बैंकों ने, वही हमारी गवर्नमेंट ने विलेजेस में रूरल बैंक सेटअप किए। और वही बैंक अब फार्मर्स को, स्मॉल फार्मर्स को 6-7% पर एनम पे वही लोन प्रोवाइड हो रहे हैं। और गवर्नमेंट तो कई लोन्स ऐसे हैं जिसमें सब्सिडीज भी प्रोवाइड कर रही है, वो तो उनको और भी कम रेट पे करना पड़ता है। तो ये भी हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। नेक्स्ट देखो बेटा, सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। According to this policy, the government assures a minimum support price to the farmers for their output. Minimum support price policy क्या है बेटा? इसमें गवर्नमेंट ने फार्मर्स को ये एश्योरिटी दिलाई कि आपका जो भी आउटपुट का जो भी मिनिमम प्राइस है वो हम फिक्स कर देंगे। जैसे गवर्नमेंट ने बेटा जी फार्मर्स की जो वीट है, मान लो उसका मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया कि हम आपकी वीट 10 रुपीज पर केजी में परचेज करेंगे। अगर आपको मार्केट में 10 रुपीज से कोई ज्यादा रेट मिल रहा है तो आप फ्री है अपनी वीट बेचने के लिए। अगर आपको 11 रुपये मिल रहे हैं मान लो पर केजी वीट के, 12 मिल रहे हैं, 15 मिल रहे हैं, आप फ्री है उसको बेच दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको एश्योरिटी दिलाते हैं कि आपकी वीट का पर केजी हम मिनिमम ₹10 पे हम करेंगे। अगर आपको मार्केट में 10 से कम रेट
मिल रहा है तो हम आपकी सारी वीट टेक ओवर करने को तैयार हैं। इसे बोलते हैं बेटा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। अब देखो बेटा शाबाश, अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट एश्योर्स ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर्स फॉर देयर आउटपुट। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी गवर्नमेंट ने फार्मर्स को एश्योर कर दिया, एश्योरिटी दिलाई कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर फॉर देयर आउटपुट, हम उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करवाएंगे। द फार्मर आर फ्री टू सेल देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट एट प्रिवेलिंग रेट। पर फार्मर अपनी फसल को मार्केट में उस रेट पे या उससे ज्यादा रेट पे बेचने के लिए फ्री है, हम उसे कोई फोर्स नहीं कर रहे, गवर्नमेंट कोई फोर्स नहीं करती थी बेटा। बट इन केस मार्केट प्राइस इज लोअर देन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस देन द गवर्नमेंट विल परचेज देयर आउटपुट। और गवर्नमेंट ने फार्मर्स को एश्योरिटी दिला दी कि अगर मार्केट में तुम्हें 10 पर केजी से कम प्राइस मिल रहा है तो तुम्हारी सारी आउटपुट को हम परचेज करेंगे। इसे बोलते हैं बेटा जी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है बेटा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट और कौन सी पॉलिसी बेटा यूज की गवर्नमेंट ने? रेगुलेटेड मार्केट। Regulated market have been established across all parts of the country. This is with a view to offering appropriate price to the farmer and protect them against exploitation by the middleman. बेटा regulated market होती क्या है पहले सुनो। regulated market बेटा वो मार्केट है जो कि गवर्नमेंट फार्मर्स को ये एश्योरिटी देती है कि हम आपके फसल का, आपकी प्रोड्यूस का प्राइस फिक्स करेंगे और जो प्राइस हमने फिक्स कर दिया उसी प्राइस के साथ आप और जितने भी व्यापारी है उसी प्राइस के साथ आप डीलिंग करोगे। उससे कम प्राइस पे कोई भी व्यापारी अगर आपके साथ डीलिंग करता है तो आप उसकी रिपोर्ट हमें करो। देखो बेटा, रेगुलेटेड मार्केट हैव बीन एस्टेब्लिश्ड अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। रेगुलेटेड मार्केट बेटा हर कंट्री में एस्टेब्लिश्ड है। दिस इज विद ए व्यू टू ऑफरिंग एप्रोप्रिएट प्राइस टू द फार्मर एंड प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बाय द मिडलमैन। इस मार्केट को एस्टेब्लिश करने का जो डिसीजन है वो क्या है बेटा? इस मार्केट को एस्टेब्लिश करने का ऑब्जेक्टिव क्या था? फार्मर्स को मिडलमैन की एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी। ठीक है बेटा, फार्मर्स को मिडलमैन के शाबाश किससे? एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके ताकि फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। These market are governed by the market committee appointed by the government। इसके लिए बेटा जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने कमेटी अपॉइंट की। These markets are governed by the market committee appointed by the government। गवर्नमेंट ने क्या किया? हर शहर में एक कमेटी अपॉइंट कर दी। उस कमेटी में मान लो 5 और 6 पर्सन होते थे। उस कमेटी का काम क्या होता था? देखो बेटा, These committee ensure timely payment to the farmer and also ensure that only specified weights and measures are used to weigh and value farmers produce। इस कमेटी का बेटा ऑब्जेक्टिव क्या था? ये देखना कि फार्मर को उनकी प्रोड्यूस का एप्रोप्रिएट प्राइस मिल रहा है और क्या उनको टाइमली पेमेंट की जा रही है और क्या जो वो फार्मर जो भी फसल मार्केट में लेके आ रहे हैं क्या उनके वेट्स में व्यापारी कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहे? क्या उन्होंने मशीन्स में कोई बेटा गड़बड़ी तो नहीं की हुई? उस मशीन्स में कोई सेटिंग तो नहीं की हुई जिसकी वजह से उनकी जो फसल है बेटा वो मान लो ज्यादा जा रही है, उसका वेट कम शो हो रहा है। तो बेटा जैसे पेट्रोल पंप में भी ऐसा ही है, उन्होंने मशीन्स में क्या की होती है? सेटिंग की होती है। तो हम तेल डलवा रहे हैं 1 लीटर तो वो 1 लीटर सही मायने में हमारे स्कूटर में नहीं आ रहा, कम आ रहा है क्योंकि मशीन की पहले वो सेटिंग कर के रखते हैं। तो इस कमेटी का भी यही मकसद था कि जो वेइंग मशीन्स है क्या उनमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है? क्या वो फार्मर की जो फसल है उसका कम वेट तो नहीं कर रही? तो ये इस कमेटी का मकसद क्या किसानों को इन टाइम पेमेंट मिल रही है? क्या एप्रोप्रिएट प्राइस मिल रहा है?
तो ये रेगुलेटेड मार्केट ही बेटा ये कौन 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 एस्टेब्लिश करती है? गवर्नमेंट। इस मार्केट का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि कौन कौन से व्यापारी मार्केट में एंटर करेंगे और जितनी भी प्रोड्यूस है, जितनी भी फसल है, उसका प्राइस भी कौन फिक्स करती थी? यही रेगुलेटेड मार्केट। और जो प्राइस इस कमेटी द्वारा फिक्स कर दिया जाता था उसी प्राइस पे फार्मर्स और व्यापारी आपस में डील करते थे। उससे कम प्राइस पे वो व्यापारी डील ही नहीं कर सकते थे। और ये कमेटी यही देखती थी कि बस मेन अप्रोप्रिएट प्राइस फार्मर को मिल रहा है, शाबाश, और क्या उसकी फसल का जो वेट है वो अप्रोप्रिएट हो रहा है, वेरी गुड, और उसको टाइमली पेमेंट मिल रही है या नहीं। ये भी बेटा हमारी अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। नेक्स्ट देखो बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटी have been established to enhance bargaining power of the farmers in the market. अब ठीक है बेटा, these society ensure the farmer, ठीक है बेटा, produce is graded and sold only when appropriate price is available. पहले लास्ट वीडियो में भी बताया था बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है। एक यूनियन, पहले बेटा एक फार्मर मार्केट में मान लो सीड्स लेने जा रहा है, बीज लेने जा रहा है, तो वही बीज उसे पड़ रहे हैं मान लो 200 पर केजी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है, मान लो वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने यूनियन बनाई फार्मर्स की, उसमें 2000 फार्मर ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया। 2000 फार्मर से रजिस्टर्ड हो गई हमारी सोसाइटी। तो अब 2000 फार्मर इकट्ठे जा रहे हैं बेटा बीज खरीदने, तो नेचुरली वही बीज जो एक फार्मर को 200 पर केजी पड़ रहे हैं, वो जब 2000 फार्मर इकट्ठे जाएंगे तो वही बीजों में उन्हें मान लो 100 पर केजी पड़ रहे हैं। तो नेचुरली इनपुट भी उन्हें क्या पड़ने लग गया? सस्ता। इनपुट भी सस्ता पड़ने लग गया। अब उन बीज से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते थे वो भी मार्केट में महंगी बिकती थी, क्योंकि वो इकट्ठे जाते थे बेचने। 2000 फार्मर इकट्ठे जा रहे हैं अपनी फसल को बेटा जी बेचने, तो नेचुरली उसको प्राइस भी ज्यादा मिलेगा। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मकसद क्या था? बार्गेनिंग पावर इंक्रीज करना, ताकि इनपुट भी सस्ती मिले और आउटपुट हमारी महंगी बिके। देखो बेटा, फार्मर प्रोड्यूस इज ग्रेडेड, इस सोसाइटी का मकसद क्या था? फार्मर को एश्योरिटी दिलाना कि तुम्हारी जो प्रोड्यूस है ए ग्रेड है, पर हम इसको तभी बेचेंगे अगर हमें एप्रोप्रिएट प्राइस अवेलेबल होगा। एप्रोप्रिएट प्राइस, जितना हम चाहते हैं हमें उतना प्राइस मिलेगा तब हम बेचेंगे। तो नेचुरली वो व्यापारी भी जिसे बल्क क्वांटिटी में वीट मिल रही है तो वो भी खरीदने को तैयार हो जाता था, क्योंकि उसको भी पता है मैं इकट्ठी वीट खरीदूंगा, मैं भी थोड़ी थोड़ी करके आगे बेचूंगा तो मैंने भी प्रॉफिट कमाना है। तो ये मकसद था बेटा हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी का। कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या मकसद था बेटा? एक तो ये इनपुट का मतलब बीज भी सस्ते रेट पे खरीदते थे और अपनी फिनिश गुड्स यानी फसल भी ज्यादा रेट पे बेचते थे। तो ये बेटा हमारी अचीवमेंट थी अकॉर्डिंग टू जनरल रिफॉर्म्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है बेटा, हमारी फर्स्ट अचीवमेंट क्या थी बोलो? एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। सेकंड अचीवमेंट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। थर्ड अचीवमेंट सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। फोर्थ अचीवमेंट रेगुलेटेड मार्केट। फिफ्थ अचीवमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी। लो जी बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, शाबाश। यही था बेटा आज का हमारा टॉपिक। इसी के साथ बेटा आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। ओके बेटा, गुड बाय, सी यू।